हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर। इसमें हम लोग को कंसीडर करना है, कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L across which AC voltage V is equal to Vm sin omega t is applied। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, is applied। यहाँ पे डायग्राम हम लोग बना लेंगे। यह इंडक्टर हो गया, इसका AC वोल्टेज हम लोग इसके क्रॉस अप्लाई किए। इंडक्टेंस L है, यह वोल्टेज Vm sin ओमेगा t, इससे करंट पास करेगा। यहाँ पे I, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वह हो जाएगा E बराबर माइनस L di/dt। केवीएल अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अप्लाइंग KVL इन द लूप। KVL अप्लाई करते हैं इसमें हम लोग, तो यह आता है Vm sin ओमेगा t माइनस इनिशियल फाइनल, इनिशियल से करंट जा रहा है तो निगेटिव आ जाएगा, माइनस L di/dt इज इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग को आ जाएगा di/dt इज इक्वल टू Vm बटा L साइन ओमेगा t। तो di इज इक्वल टू Vm बटा L साइन ओमेगा t dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अब यह जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए इसका लिमिट जो है I अब प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा C इज इक्वल टू Vm बाई L। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा t और डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। और ये प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C लेंगे, ये दोनों तरफ के C को ओमिट करके हम लोग लिख सकते हैं आर्बिट्रेरी, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इनिशियल कंडीशन में C का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा, तो दोनों तरफ के कांस्टेंट को चेंज करके I इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस Vm बाई ओमेगा L कॉस ओमेगा t। अब यहाँ पर जो ये माइनस साइन है, इस माइनस साइन को इसके अंदर लाना है और साइन के टर्म में हम लोग को एक्सप्रेस करना है ताकि फेज रिलेशन हम लोग को समझ में आ जाए। तो कॉस ओमेगा t को हम लोग अगले स्टेप में लिख सकते हैं माइनस Vm बाई ओमेगा L साइन π/2 माइनस ओमेगा t, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब ये माइनस यहाँ डालेंगे तो ये π/2 आ जाएगा और ओमेगा t प्लस में आ जाएगा। तो अगले स्टेप में यह आपका कन्वर्ट हो गया Vm बाई ओमेगा L साइन, ये माइनस अंदर कर दीजिए तो साइन ओमेगा t माइनस π/2। तो फाइनली I का फॉर्मूला आ गया, Vm बटा ओमेगा L को Im मान लेते हैं, Im साइन ओमेगा t माइनस π/2। इसको अंदर ब्लॉक मेमोरी में लॉक, और ये जो है इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। करंट का इक्वेशन आया वेयर Im का वैल्यू जो है
Vm बाई ओमेगा एल हम लोगों ने माना है इक्वेशन नंबर 3, यह हम लोगों ने सपोज किया। अब हम लोग जो है फर्स्ट स्टेप में इंट्रोडक्शन देना था, सेकंड स्टेप में करंट निकालना था, थर्ड स्टेप में जो यह है Vm बाई ओमेगा एल जो Im है करंट का पीक वैल्यू है, इसको कंपेयर करेंगे किससे, ओम्स लॉ से, और ओम्स लॉ से कंपेयर करके इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोग निकालेंगे। इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट हम लोग फिर लिखते हैं यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस। सब टॉपिक हो गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको XL से हम लोग डिनोट करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस को। तो द अपोजिशन offered by inductor towards flow of AC through it is called inductive reactance. From concept of AC through inductor, from concept of AC through inductor, Im is equal to Vm divided by omega L, जो इक्वेशन नंबर 3 हम लोग निकाले, और from applying Ohm's law to the pure inductor circuit, pure inductive circuit। अगर ओम्स लॉ से अप्लाई करते हैं तो Im बराबर Vm बाई XL, जहाँ यह कहलाएगा हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। इक्वेशन नंबर 4, कंपेयरिंग इक्वेशंस 3 और 4 दोनों को कंपेयर करेंगे तो XL का वैल्यू आ जाएगा ओमेगा L, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई न्यू L। तो यह हो गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब इस इंडक्टिव रिएक्टेंस का ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। करंट का वैल्यू Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 था, तो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट हम लोग करेंगे XL इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी न्यू का। तो यह ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे न्यू बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा 2 पाई न्यू। अब जो है इसके बाद जो है हम लोग प्लॉट करेंगे ये ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है। c 0 हो गया, m जो है वो 2 पाई न्यू के बराबर हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इक्वेशन 5 इज ऑफ फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c where c is equal to 0 and m is equal to 2 pi L. Hence, graph will be a straight line, passing through origin, अब जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस के बाद ग्राफ प्लॉट करना है, इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग और तब ग्राफ प्लॉट करेंगे अब करंट एंड वोल्टेज का ग्राफ।
ग्राफ के लिए v का जो फॉर्मूला है Vm sin ओमेगा को हम लोग लिखते हैं 2π/t इंटू स्मॉल टी, और करंट I है Im sin ओमेगा t माइनस π/2, तो 2π/T इंटू स्मॉल t माइनस π/2। अब जो है इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। एट t इक्वल टू 0 पे, t/4 पे, t/2 पे, 3t/4 पे और कैपिटल T पे। v का वैल्यू लेंगे t बराबर 0 पे 0, t/4 पुट करेंगे, tt कट गया, π/2 sin π/2 1 होता है, तो यह हो गया Vm। t/2 पुट करेंगे, tt कट गया, 2 कट गया, sin π 0, 3t/4, tt कट गया आपका 3π/2 यानी माइनस Vm, और फिर ये 0। I का प्लॉट करेंगे तो यह 0 माइनस π/2 sin माइनस π/2 माइनस sin यानी यह माइनस Im हो गया। t/4 पुट करेंगे, π/2 0 हो गया, t/2 पुट करेंगे तो π माइनस π/2 sin π/2 प्लस Im हो गया। 3t/4 पुट करेंगे, 3π/2 माइनस π/2 यानी sin π 0 हो जाएगा, और फिर यह माइनस Im हो जाएगा। अब ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे, यहाँ पे यह हो गया आपका 0, यह हो गया t/4, यह हो गया t/2, यह हो गया 3t/4 और यह हो गया कैपिटल T। तो ग्राफ जो है यहाँ पर हम लोग जो है ओमेगा और L, तो L का वैल्यू अगर स्मॉल हो, ओमेगा का वैल्यू स्मॉल हो, तो Vm का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा, Im का मैग्नीट्यूड कम, तो ये Vm Im का मैग्नीट्यूड कम भी ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है एक्सेल का वैल्यू 1 से बड़ा है या छोटा। तो यह हो गया Im, तो यह हो गया माइनस Im, और ये भी जो Vm है माइनस v का यहाँ से डाटा ले लिए, यह हो गया 0, यहाँ पर Vm हो गया t/4 पे, t/2 पे, फिर Vm आ गया यहाँ 3t/4 पे, फिर 0। अब इसको जो है इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, Im का ग्राफ माइनस Im, ये पॉइंट, फिर 0, ठीक है ना, फिर यहाँ पे मैक्सिमम यह पॉइंट, फिर 0, और फिर यह पॉइंट मिनिमम यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट। तो ये ग्राफ जो है ऐसे आ गया। तो दिस इज फॉर Im sin omega t minus π/2, and this graph stands for voltage Vm sin omega t। तो यहाँ देख रहे हैं कि जिस समय हमारा करंट जो है वह 0 है, मतलब वोल्टेज 0 है, और करंट जो है t/4 टाइम पीरियड के बाद जो है उस स्टेट को अचीव करता है, तो करंट जो है वो लैग बिहाइंड कर रहा है। मैथमेटिकली यहाँ से पता चला कि करंट लैग बिहाइंड कर रहा है, तो इसको दूसरे वर्ड में हम लोग कर सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है। तो फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा कि व्हेन AC पास थ्रू इंडक्टर, व्हेन AC पास थ्रू इंडक्टर, व्हेन AC पास थ्रू इंडक्टर, current lags behind the voltage by a time period of t/4 or voltage leads the current दिख रहा है, current by a time period of t/4। तो इस तरह जो है हम लोग ग्राफ प्लॉट करके टाइम का वेरिएशन जो है वो बता सकते हैं, और यहाँ पर एक ग्राफ हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं, ये I का भी ग्राफ है और ये V का भी ग्राफ है।
अब ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम लोग को फेजर डायग्राम इसका निकालना है। तो फेजर डायग्राम हम लोग निकालते हैं। फेजर डायग्राम, तो देखिए फेजर डायग्राम में अगर t बराबर 0 को रेफरेंस मानेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज को रेफरेंस ले रहे हैं OA VM फेजर, तो करंट हमारा लैग बिहाइंड करता है, तो करंट का डायग्राम हो जाएगा IM OB और ये लैग बिहाइंड है तो -π/2 हो गया। और करके दूसरा हम लोग इसका ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम लोग करंट को रेफरेंस लेते हैं तो यह हो गया OB करंट, इसको बोलेंगे IM, तो वोल्टेज हमारा लीड करेगा तो यह OA वोल्टेज का हो जाएगा VM और यह लीडिंग एंगल हो गया π/2। और करके अगर हम लोग जो है और करके t टाइम पे बना रहे हैं, t बराबर 0 पे नहीं, t टाइम पे अगर प्लॉट कर रहे हैं तो वोल्टेज का फेजर जैसे देखिए Vm sin ओमेगा t, तो यह हमारा sin ओमेगा t हो गया, तो ओमेगा t का यह वैल्यू आ गया, तो यह OA जो है ये Vm को दर्शा रहा है। तो वोल्टेज यह है, करंट जो है वो लैग बिहाइंड करेगा, तो करंट का फेजर जो है t टाइम पे इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर OB, इसको बोलेंगे IM और यह क्लॉकवाइज आ जाएगा -π/2। तो करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय ए फेज एंगल ऑफ π/2। और करके अगर हम लोग दूसरा प्लॉट कर रहे हैं इसी का, तो यहाँ पर देख लीजिए अगर करंट को हम लोग रेफरेंस मानते हैं तो यह हो गया OB करंट का रेफरेंस IM और यह है ओमेगा t, तो वोल्टेज जो है इससे लीड करेगा, तो वोल्टेज का यह बना लेंगे, यह हो जाएगा वोल्टेज का, यह हो जाएगा OA या VM, तो वोल्टेज लीड्स द करंट बाय ए फेज एंगल ऑफ π/2। तो फाइनल स्टेटमेंट आप देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसी में चेंज करके, ताकि टाइम कम लगेगा आपका। इस ग्राफ को अब मिटा देंगे हम लोग और तब हम लोग लिखेंगे कि when AC pass through inductor current lag behind the voltage by a phase angle of π/2 और voltage leads the current by a phase angle of π/2। तो वोल्टेज लीड कर रहा है, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ वोल्टेज लीड्स द करंट बाय ए फेज एंगल ऑफ π/2। और करके इसी को हम लोग लिख सकते हैं करंट लैग बिहाइंड, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय ए फेज एंगल ऑफ π/2। तो हम लोग जो है एसी जब अप्लाई करेंगे इंडक्टर में, तो चारों में से कोई भी फेजर डायग्राम हम लोग डाल सकते हैं, ऑल आर करेक्ट एंड ऑल स्टैंड फॉर द एसी फ्लो इंडक्टर। इस फेजर डायग्राम के बाद हम लोग को बनना है इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर देखिए सब टॉपिक के रूप में इंस्टेंटेनियस पावर, तो ये पावर है इंडक्टिव सर्किट का, इसके PL से डिनोट करेंगे, यह हो जाएगा V और I। तो V का वैल्यू हो गया Vm sin ओमेगा t और I का वैल्यू जो है वह है -Im sin cos ओमेगा t। तो यह हो जाएगा -Vm Im डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t, या -Vm Im बाई 2 इंटू sin 2 ओमेगा t, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा, यह इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। अब हम लोग को निकालना है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं एंगल ब्रैकेट में, तो यह हो जाएगा एंगल ब्रैकेट ऑफ -Vm Im बाई 2 sin 2 ओमेगा t। अगले स्टेप में यह जो है PL, यह हो जाएगा -Vm Im बाई 2 और एवरेज वैल्यू ऑफ sin 2 ओमेगा t। sin 2 ओमेगा t का एवरेज वैल्यू जो है वह 0 होता है, तो यहाँ पर PL इज इक्वल टू हो जाएगा -Vm Im बाई 2
इंटू 0, यहाँ लिख देंगे सिंस एवरेज वैल्यू ऑफ sin 2 ओमेगा t इज इक्वल टू 0। एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज पावर थ्रू इंडक्टर इज 0। इसे हम लोग ग्राफिकली मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, जो हम लोग को आगे करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सिंस एवरेज पावर ऑफ AC थ्रू इंडक्टर इज 0, सो इंडक्टर इज आल्सो नोन एज वाटलेस एलिमेंट। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे, लास्ट लाइन, एज AC एज एवरेज पावर ऑफ AC थ्रू इंडक्टर is 0, so inductor is known as worthless element for AC और for AC सप्लाई देख सकते हैं। तो आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है और आगे बढ़ेंगे।